आज 31 मार्च है और आज ही के दिन 1990 में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इन्हें भारत की सर्वोच्च उपाधि भारत रत्न इस उपाधि से सम्मानित किया गया था। इस उपाधि से उन्हें नवाजा गया था। आपको यह बात मैं बताना चाहूंगी कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इनका देहांत 6 दिसंबर 1956 में होता है और 56 के बाद लगभग 34 साल का इंतजार बहुजन समाज को करना पड़ता है कि बाबा साहब अम्बेडकर इन्हें भारत रत्न इस उपाधि से नवाजा जाए। साथियों, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा किसके इशारे पर हुआ, बताएंगे आपको। बने रहिए द थिंक पर। दोस्तों, मैं हूं इंजीनियर स्नेहा और आप देख रहे हैं द थिंक। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इसके साथ अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगती है तो आप इस चैनल को और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें और इस संदर्भ में, हर विषय के संदर्भ में आप क्या राय रखते हैं वो अपनी प्रतिक्रिया आप कमेंट बॉक्स में जरूर दे दीजिए। साथियों, आज हम बात कर रहे थे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, जिन्होंने दुनिया के अंदर सबसे बड़ा लोकतंत्र इस देश को दिया। उन्हें 34 साल इंतजार करना पड़ता है भारत रत्न की उपाधि के लिए, भारत रत्न के सम्मान के लिए। ऐसा क्यों हुआ? बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर भारत को संविधान देते हैं और संविधान देने के पश्चात ही इस देश के प्रधानमंत्री कांग्रेस के पंडित जवाहरलाल नेहरू यह घोषित हो जाते हैं। साथियों, पंडित जवाहरलाल नेहरू मतलब कि कांग्रेस का राज आता है और जवाहरलाल नेहरू यह इस देश के प्रधानमंत्री बन जाते हैं। इसके पश्चात कांग्रेस का राज जो शुरू होता है, लेकिन जब पहला चुनाव आता है, पहला आम चुनाव होता है देश के अंदर 1952 में, तो बाबा साहब अम्बेडकर जो इस देश के अंदर भारत को संविधान देते हैं, लोकतंत्र देते हैं और भारत के अंदर एक राजनीति को नया आयाम देते हैं, उन्हें हराने के लिए सबसे ज्यादा जी-तोड़ मेहनत अगर कोई करता है तो वो कांग्रेस करती है और बाबा साहब को हरवाते हैं मुंबई के अंदर से। उसके पश्चात बाबा साहब को दोबारा हरवाने का काम कांग्रेस करती है 1954 के इलेक्शन में भंडारा लोकसभा में। साथियों, जिस देश के अंदर संविधान लिखने वाले महामानव को निर्विरोध चुनकर भेजा जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पर बाबा साहब को हराने के लिए कांग्रेस एड़ी चोटी का जोर लगाते हुए दिखती है। इसी के साथ आपको एक बात ये भी बता दूं कि 1951 में बाबा साहब अम्बेडकर कानून मंत्री पद से इस्तीफा दे देते हैं कांग्रेस के इसी रवैये को लेकर। कांग्रेस का रवैया क्या होता है? बाबा साहब का कहना होता है कि संविधान में लिखे हुए 340 कलम के अनुसार ओबीसी को आइडेंटिफाई करना, जो सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से पिछड़ापन जिनमें है उन्हें खोजना और उनको आइडेंटिफाई करके उनको उनका हिस्सा दे देना, उनको उनका रोजगार, उनको उनकी शिक्षा उनके हिस्से से बांट देना। इस बात को लेकर बाबा साहब 1951 में संसद में बात उठाते हैं। कांग्रेस इस बात का विरोध करती है। इस देश के ओबीसी के रिप्रेजेंटेशन का विरोध कांग्रेस करती है और इस बात को लेकर बाबा साहब अपने कानून मंत्री पद से इस्तीफा दे देते हैं। कांग्रेस की वजह से बाबा साहब को 2 बार चुनाव में हारना पड़ता है। कांग्रेस हरवाती है। कांग्रेस के ही वजह से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इन्हें कानून मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ता है। 6 दिसंबर 1956 में जब बाबा साहब का देहांत हो जाता है तो ना दिल्ली में ना बंबई में बाबा साहब के अंत्यविधि के लिए अलग से जगह देने के लिए मंजूर नहीं होती। वो अगर कोई है तो वो कांग्रेस ही है। साथियों, बाबा साहब का कदम कदम पर विरोध करने वाली कांग्रेस, इससे बाबा साहब ने अपने लिखावट में लिखा है, अपनी किताबों में लिखा है कि आपको गांधी और कांग्रेस से सावधान रहना है। तो साथ ही ये कांग्रेस और गांधी, इन्होंने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का तो कदम कदम पर विरोध किया, साथ ही बाबा साहब को भारत रत्न से भी नहीं नवाजा और बाबा साहब को 34 साल तक इंतजार करना पड़ता है। फिर कैसे मिला डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इन्हें भारत रत्न यह सम्मान, जानेंगे इस वीडियो में आप आखिरी तक बने रहें। हम आपको पूरी बात जरूर बताएंगे। तो हम बता रहे थे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के साथ कांग्रेस ने जिस प्रकार से धोखेबाजी किया उसके बारे में, लेकिन बाबा साहब को फिर सम्मान मिला कैसे, आपको मैं यह बताना चाहूंगी कि इस देश के अंदर बाबा साहब को भारत रत्न मिलाने के लिए सबसे बड़ी भूमिका अगर किसी की रही है तो 340 कलम की रही है। 340 कलम यह ओबीसी के रिप्रेजेंटेशन का, ओबीसी के रिजर्वेशन का मामला है और इस संदर्भ में कई आयोग यहाँ पर बनाए गए।
साउथ ब्यूरो कमीशन आया था, उसमें ओबीसी को अलग रखा गया। साइमन कमीशन आया था, वहां पर भी ओबीसी को अलग रखा गया। उसके पश्चात एक और कमीशन बनाया गया जिसका नाम काका कालेलकर आयोग रहा। जो काका कालेलकर आयोग जो रहा वो मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री थे उनके समय में बनाया गया, लेकिन उसका भी कुछ ज्यादा उपयोग नहीं हुआ। उसके पश्चात काका कालेलकर आयोग को कचरे के डब्बे में डालने के बाद मोरारजी देसाई इन्होंने चतुराई से कहा कि अब हमने 340 कलम के लिए दूसरा आयोग बनाना चाहिए और बीपी मंडल इनके अध्यक्षता में एक आयोग बनाया गया जिसका नाम है बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल। उनका उस आयोग का नाम है मंडल आयोग और इस मंडल आयोग को लेकर मामला छेड़ा गया और बहुजन समाज पार्टी 1984 में बनती है। 1981 में DS4 और DS उसके पहले बामसेफ बनती है। तो बामसेफ, DS4 और बहुजन समाज पार्टी पूरे देश के अंदर ये बात बताती है कि ओबीसी के लिए 340 कलम बताई गई हैं संविधान के तहत। उन्हें सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से उनकी समस्या को सुलझाने के लिए, उनका रिप्रेजेंटेशन लाने के लिए, नौकरी और शिक्षा में रिप्रेजेंटेशन आने के लिए 340 कलम का लागू होना बहुत जरूरी है। तो ये बात बहुजन समाज पार्टी, बामसेफ और DS4 पूरे देश में घूम घूम कर बताते हैं और ऐसे में बहुजन समाज पार्टी की जो लोकप्रियता है वो बढ़ती जाती है और ओबीसी के अंदर एक जागृति का निर्माण होता है और इससे सब ओबीसी को पता चल जाता है कि मंडल आयोग जो है यह ओबीसी के हक अधिकार के लिए है और इसीलिए पूरे देश से आवाज आती है कि मंडल आयोग लागू करो। मान्यवर कांशीराम साहब जब इस देश के अंदर बहुजन राजनीति को एक नया चेहरा देते रहते हैं, उस समय यह बहुजन आंदोलन उफान पर रहता है। 1984 में बहुजन समाज पार्टी बनती है और 1989 में बहुजन समाज पार्टी के चार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जीत कर आते हैं। उत्तर प्रदेश से 3 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुनकर आते हैं और पंजाब से 1। साथियों, आपको मैं बता दूं कि आरिफ मोहम्मद खान यह उत्तर प्रदेश से 1 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुनकर आते हैं। दूसरी बहन कुमारी मायावती जी और तीसरे श्री राम कृष्ण यादव और चौथे जो पंजाब से चुनकर आते हैं वो हरभजन सिंह लाखा। ये 4 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुनकर आते हैं और उस समय दौर होता है वीपी सिंह को प्रधानमंत्री बनने का। जनसंघ के 98 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं और वीपी सिंह पूरे देश के अंदर घूमते हैं और सबको अपना समर्थन मांगते हैं। वो मान्यवर कांशीराम साहब के पास आते हैं और कहते हैं कि मुझे प्रधानमंत्री बनाइए। मान्यवर कांशीराम साहब कहते हैं हम आपको प्रधानमंत्री जरूर बनाएंगे और हम अपने 4 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का जो समर्थन है वो आपको जरूर देंगे, लेकिन हमारी 4 शर्तें हैं। मान्यवर कांशीराम साहब 4 शर्तें रखते हैं। पहली शर्त होती है उस समय में जनसंघ के द्वारा एक राम रथ यात्रा निकाली जाती है। मान्यवर कांशीराम साहब का कहना होता है कि उत्तर प्रदेश में उस राम रथ यात्रा को रोकना होगा। दूसरी शर्त होती है संसद के अंदर डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर इनका तैल चित्र लगाना और तीसरा होता है मंडल आयोग लागू करना और चौथी बात होती है डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर इन्हें भारत रत्न से सम्मानित करना। साथियों, वीपी सिंह मान्यवर कांशीराम साहब की चारों शर्त को मान्य करता है और मान्यवर कांशीराम साहब अपने 4 सांसदों का जो समर्थन है वो वीपी सिंह को दे देते हैं। वीपी सिंह इस देश के प्रधानमंत्री बन जाते हैं और प्रधानमंत्री बनने के बाद इस मान्यवर कांशीराम साहब के कहानुसार उनकी चारों शर्तों को उन्हें मानना पड़ता है और यही बहुजन समाज पार्टी की देन है कि बाबा साहब का सम्मान संसद के अंदर भी किया गया और देश के समक्ष भी किया गया, भारत रत्न की उपाधि से नवाजा गया। इस देश के अंदर जिस कांग्रेस को इस देश का SC ST OBC अपनी माए बाप कहता है और अपनी पार्टी कहता है, उन्हें मैं यह बताना चाहती हूँ कि उन्होंने 70 सालों तक राज किया और इसके वीपी सिंह के पहले भी उनकी सरकार रही, लेकिन उन्होंने बाबा साहब को भारत रत्न देना जरूरी नहीं समझा। आज तो वो किसी को भी भारत रत्न दे देते हैं। क्रिकेट खेलने वालों को भारत रत्न आसानी से मिल जाता है, गाना गाने वालों को भारत रत्न आसानी से मिल जाता है, लेकिन इस देश को लोकतंत्र देने वाले, इस देश को राजनीतिक नया आयाम देने वालों को भारत रत्न देने के लिए हमें 34 साल का इंतजार करना पड़ता है। लेकिन पॉलिटिकल पावर कितना बड़ा होता है,
4 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बहुजन समाज पार्टी के जीत कर आते हैं और उन 4 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के भरोसे पर इस देश के अंदर हम मान्यवर कांशीराम साहब जो बातें कहलवाना चाहते थे, जो बातें करवाना चाहते थे, वो उन्होंने करवाया। उन्होंने इस देश के अंदर ओबीसी की जनगणना करवाई और मंडल आयोग लागू करने के लिए वीपी सिंह को बाध्य किया। उन्होंने बाबा साहब का सम्मान करवाया सरकार के द्वारा। उन्होंने इस देश के अंदर जो सांप्रदायिक ताकतें हैं उन्हें रोकने का काम किया। साथियों, ये होता है राजनीतिक शक्ति का पावर, ये होती है राजनीतिक ताकत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।